हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस्ड स्टडी। आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, जिसका पहला यूनिट इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। सबसे पहले हम जानेंगे इंडिया और उसके नेबरहुड के बारे में। तो पहले हम मैप देख लेते हैं। अगर हम मैप देखें तो इसमें सबसे पहले ये रहा हमारा इंडिया। यहाँ अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नीचे की तरफ यहाँ मालदीव्स, यहाँ श्रीलंका। ये 7-8 कंट्री, टोटल 8 कंट्री हो गए। ये इंडिया के नेबर्स हैं। यानी हमें इंडिया और उसके इस नेबर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, वो किस किस बेसिस पे हम रिलेशनशिप को देखेंगे। तो पहले हम मिलिट्री बेसिस पे देखेंगे, ट्रेड यानी इकोनॉमी के बेसिस पे देखेंगे। इकोनॉमी में हम ट्रेड पे देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, एफडीए अगर किसी तरीके का किया है वो देखेंगे, टूरिज्म देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी से रिलेटेड देखेंगे। उसके बाद डेवलपमेंटल एड अगर इंडिया ने किसी को दिया या इंडिया को मिला है इन कंट्रीज, क्योंकि इंडिया एक बड़ा कंट्री है तो इंडिया ही दिया होगा, तो डेवलपमेंटल एड इंडिया के द्वारा क्या क्या दिया गया है उसे देखेंगे। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इंडिया का इन देशों में बनाया गया या इन देशों का इंडिया के अंदर बनाया गया उसे देखेंगे। फिर इंडिया और इनके जो नेबर्स हैं उसके बीच में कैसा रिलेशन है उसको देखेंगे। डैट मीन्स शेयर्ड कल्चर को देखेंगे। अगर कोई जो है शेयर्ड हिस्ट्री है उसे देखेंगे। इन्वायरमेंटल इशूज़, आजकल क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा है और चूँकि ये सारे रीजन्स जो हैं ये अगर अफ़गानिस्तान को छोड़ दें तो साउथ एशिया के अंदर आते हैं ये सारे रीजन्स। तो इससे रिलेटेड अगर कोई इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं उसे देखेंगे, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर कोई एग्रीमेंट है उसे देखेंगे। ये सारे कंट्री अगर किसी स्पेसिफिक ग्रुप के मेंबर्स हैं या कोई एग्रीमेंट के अंदर हैं उसे देखेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे क्या कुछ किया जा रहा है उसे देखेंगे। या अगर किसी कंट्री में डिजास्टर किसी तरीके का भूकंप, फ्लड, सुनामी ये सब आता है तो क्या एड्स दिए जाते हैं उसे देखेंगे। बॉर्डर एरिया का मैनेजमेंट कैसे होता है उससे देखेंगे। और फिर टेररिज्म से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं इन कंट्रीज़ के बीच में तो उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, इनसे सारी चीज़ों को हम देखेंगे। यानी इतने बेसिस पे हम इंडिया और उसके नेबर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं जो ये चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये यूनिट इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें 2017 का तो इससे हमें साफ पता चलता है। यहाँ पे पूछा गया इम्पैक्ट ऑन इंडियाज एज हर नेबर। यानी अगर चाइना में किसी तरीके का जो है सो ट्रेड सरप्लस या कोई डेवलपमेंटल एड चाइना अगर उसको अपने एक मिलिट्री पावर के रूप में यूज करता है तो इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के लिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पहले पूछे गए हैं। अगर हम देखें इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को तो इंडिया अपने नेबर्स को लेकर के नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी को यूज करता है। इंडिया अपने जो भी फॉरेन पॉलिसी होता है उसको ऑटोनोमसली हैंडल करता है। यानी इंडिया के ऊपर, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, इसके ऊपर किसी भी दूसरे कंट्री का कोई दबाव नहीं है और किसी दूसरे कंट्री के को ये फॉलो भी नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इंडिया के सॉवरेनिटी को अगर देखना हो या इंडिया एक के ऑटोनॉमी को अगर देखना हो तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें प्रेजेंट टाइम में देखने को मिला है रसिया यूक्रेन वॉर के समय में। इंडिया एक साथ जहाँ पे रसिया से ऑयल परचेज कर रहा है, फर्टिलाइज़र्स परचेज कर रहा है एक डिस्काउंटेड रेट पे, वहीं इंडिया का एक अच्छा रिलेशन अमेरिका से भी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में अमेरिका के विजिट पे भी गए थे, स्टेट विजिट पे भी गए थे। यानी इंडिया की ऑटोनॉमी को यहाँ पे देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है या इंडिया किसी का जो रिलेशन है दूसरे देशों के साथ, तो क्या ये इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का रिलेशन शुरू हुआ है किसी दूसरे देश के साथ? तो नहीं। इंडिया का रिलेशन अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं हिस्ट्री के बुक में तो वहाँ भी हमें देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ट्रेड जो है वो दूसरे कंट्री के साथ था। दूसरे जो सिविलाइजेशन थे उनके साथ उनका ट्रेड था और ये रिलेशन जो है उसी को एक नए समय में इंटरनेशनल रिलेशन के रूप में हम देखते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें जो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है या इंडिया का जो रिलेशन है दूसरे देशों के साथ वो किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, यानी मोरल्स क्या है, इंडिया किन चीज़ों को फॉलो करता है। तो पहला पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील आप लोगों को पता होगा, पंचशील एक एग्रीमेंट था जो इंडिया और चाइना के बीच में 1954 में किया गया था जब इंडो चाइना भाई भाई का नारा लगा था। इसमें 5 ऐसे वर्च्यूज़ हैं। चूँकि ये एक
पर्सनल 2 कंट्री के बीच में जैसे बायलैटरल एग्रीमेंट था, लेकिन बाद में जब पंचशील फेल हो गया तो उन सारे जो पॉइंट्स जो वर्च्यूज़ थे, उसे बाद में इंडिया ने अपने इंटरनेशनल रिलेशन में फॉलो किया। वो कौन-कौन से थे तो उसे देख लेते हैं। पहला तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री को एक रिस्पेक्ट करेगा, उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मानेगा। एग्रेशन यानी किसी भी तरीके का अटैक पहले इंडिया नहीं करेगा। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस यानी उसके अगर इंटरनल मामला कोई है तो उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो म्यांमार में जब आंग सान सू की सरकार को आर्मी के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, लेकिन इंडिया ने उसके इंटरनल मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, प्रोएक्टिवली कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट्स पे काम करेंगे और पीसफुल को एग्जिस्टेंस को इंडिया मानता है। अगर हम इसके अलावा देखें तो इंडिया वसुधैव कुटुंबकम को भी मानता है। अभी G20 समिट है इंडिया में, और उसमें जो है हमारा जो लोगो है उसमें मोटो यही रखा गया, वसुधैव कुटुंबकम। दैट मीन्स वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन अर्थ। तो इस कंसेप्ट को इंडिया मानता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये एक स्लोगन भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी के साथ इंडिया मानता है जो वर्ल्ड एक फैमिली है। अगर हम बात करें तो दूसरे और किन किन चीज़ों को इंडिया मानता है, तो प्रोएक्टिव और इम्पार्शियल असिस्टेंस। प्रोएक्टिव और इम्पार्शियल असिस्टेंस का मतलब क्या, अगर किसी भी कंट्री में कोई डिजास्टर आता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए टर्की का रिलेशन अगर हम इंडिया के साथ देखें तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि टर्की हमेशा इंडिया को टेररिज्म से परेशानी है। पाकिस्तान जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उससे इंडिया को परेशानी है, लेकिन टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता था उस चीज़ के लिए, और कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। लेकिन जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था, वन अमंग द फर्स्ट कंट्री था जो कि उसको एड एंड असिस्टेंस भेजा टर्की को। हमारे एनडीआरएफ के टीम भी वहाँ पे गए, फूड्स मेडिकल स्टाफ्स भी सप्लाई किए गए वहाँ पे, और उसे उस कंडीशन से निकाला गया। ऐसे ही हम देख सकते हैं अफ़गानिस्तान या फिर श्रीलंका, यानी इंडिया के नेबर्स में जो भी कंट्री हैं, और अगर जो नेबर्स में नहीं भी हैं तो इंडिया वहाँ प्रोएक्टिवली जो है सो सपोर्ट करता है किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन के समय पे। और अगर कोई कंट्री पुअर है, फॉर एग्जांपल, उसके लिए भी इंडिया आवाज़ उठाता है, जैसे कि अफ्रीका जैसे कंट्री के लिए, या फिर जो उसके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी इंडिया जो है यूएन जैसी संस्थाओं में आवाज़ उठाता रहा है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी इंडिया का रहता है। ये भी उसके इंटरनेशनल रिलेशन के एक मोडालिटी के अंदर आता है। जैसे कि जब कोविड आया तो उस समय इंडिया ने प्रोएक्टिवली वैक्सीन पे रिसर्च शुरू किया और वैक्सीन का जो है सो डेवलपमेंट किया। इंडिया ने जब वैक्सीन बना लिया तो इंस्टीड ऑफ उसके पेटेंट और किसी और तरीके से मॉनेटरी बेनिफिट की जगह इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड को आगे रखा और वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत 60 मिलियन डोजेज एक्सपोर्ट किया, जिसमें से 10 मिलियन डोज अगर हम देखें तो एज अ ग्रांट दिया गया किसी कंट्री को, जो हमारे नेबर्स कंट्रीज़ हैं उसे एज अ ग्रांट के रूप में प्रोवाइड किया गया था, या जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसे एज अ ग्रांट के रूप में प्रोवाइड किया गया था। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हाल ही में जब 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें भी इंडिया ने इस मुद्दे को उठाया, और इंडिया के द्वारा ये कहा गया जो अभी कुछ सालों के लिए जो वैक्सीन है, चूँकि अभी भी जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं, उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने अभी तक भी वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। तो इंडिया ने इसे टैरिफ फ्री रहने के लिए और इसके पेटेंट को और अधिक टालने की बात जो है सो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में की थी, और इस बात को इंडिया के इस बात को मान भी लिया गया था। अगर हम दूसरा देखें जो और कौन कौन से इश्यूज उठाए गए हैं ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो अभी अगर हम इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट्स में देखते हैं तो इंडिया का एक इनिशिएटिव है लाइफ इनिशिएटिव। दूसरा ये हमारे मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा गया था COP26 के अंदर, ताकि जो है सो हम अपने लाइफ को एक जो सबसे सिंपलेस्ट कंडीशन होता है, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड उस जिस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट जो है क्लाइमेट चेंज के इश्यूज आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं, तो किस तरीके से इन इशू को हम जो है टैकल कर सकते हैं अपने लाइफ को सिंपल बना करके। यही है
लाइफ इनिशिएटिव इसको प्रोपेगेट किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया ने जो है सो COP26 के सॉरी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी इंडिया के द्वारा ही जो है सो प्रमोट किया गया था और इंडिया ही इसको हेड भी करता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। तो अगर हम देखें इंडिया बहुत सारे तरीके से अपने नेबर्स की और इंटरनेशनली एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड अपना रखता है। आज के वीडियोज़ में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे इंडिया और उसके नेबरहुड के रिलेशन में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को, और ये जितने एस्पेक्ट्स हमने बताए हैं इन सारे एस्पेक्ट्स पे कोशिश करेंगे देखने की इंडिया का अपने नेबर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।